1680 में औरंगजेब अपनी विशाल सेना, शाही हरम और 3 बेटों के साथ दक्षिण भारत की ओर रवाना हुए। उनके काफिले में अनगिनत सैनिक, अफसर, नौकर और बाजारों का कारवां शामिल था, जो एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करता था। मुगल परंपरा के अनुसार जहां बादशाह होता था, वहीं से हुकूमत चलाई जाती थी। लेकिन औरंगजेब अपने पूर्वजों से अलग साबित हुए। एक बार दक्षिण की ओर बढ़ने के बाद वे फिर कभी दिल्ली नहीं लौटे। उनके जाने के बाद दिल्ली सूनी पड़ गई। कभी चहल पहल से गूंजने वाला लाल किला खामोश हो गया और समय के साथ उसकी दीवारों पर धूल की मोटी परत जम गई। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 30 साल दक्षिण भारत में युद्ध और घेराबंदियों में बिताए। वह अधिकतर लड़ाइयों का नेतृत्व स्वयं करते थे। उनकी सेना में शामिल एक हिंदू सैनिक, भीमसेन सक्सेना, ने अपनी फारसी आत्मकथा तारीख़-ए-दिलकुशा में लिखा, मैंने इस दुनिया में लोगों को बहुत लालची पाया, यहाँ तक कि औरंगजेब आलमगीर जैसा बादशाह, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, वह भी किलों पर कब्जा करने की लालसा में दौड़ता फिरता था। कुछ पत्थरों पर अधिकार जमाने की उसकी चाहत इतनी तीव्र थी कि वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरता था। औरंगजेब के शासन का अंतिम दौर उनके लिए बेहद कठिन साबित हुआ। उन्हें एहसास होने लगा था कि भारत पर उनकी मजबूत पकड़ अब ढीली हो रही है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं, अपने अंतिम वर्षों में औरंगजेब अकेलेपन का शिकार हो गए थे। उनके सभी करीबी साथी एक एक करके दुनिया छोड़ चुके थे। केवल उनके पुराने वजीर असद खां ही जीवित थे। जब वह अपने दरबार में नजर दौड़ाते तो उन्हें हर तरफ डरपोक, ईर्ष्यालु और चापलूस युवा दरबारी नजर आते थे। शक्ति और विजय की भूख में जीवन गुजारने वाले औरंगजेब ने अंततः एक उदास और अकेली मौत का सामना किया। औरंगजेब की मृत्यु के समय उनके 3 पुत्र जीवित थे, जबकि उनके 2 पुत्र इससे पहले ही संसार छोड़ चुके थे। लेकिन इनमें से कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि वह मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाल सके। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखे एक पत्र में औरंगजेब ने अपने दूसरे बेटे मुअज्जम को कंधार न जीत पाने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। यह पत्र रुकायते आलमगीरी में संकलित है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था, एक अयोग्य पुत्र से अच्छा है कि बेटी हो। अपने पत्र के अंत में उन्होंने मुअज्जम को फटकारते हुए लिखा, तुम अपने प्रतिद्वंद्वियों और खुदा को आखिर किस तरह अपना मुंह दिखाओगे। लेकिन औरंगजेब इस बात को समझने में असमर्थ रहे कि उनके पुत्रों में योग्य उत्तराधिकारी बनने की क्षमता की कमी के लिए वही स्वयं जिम्मेदार थे। इतिहासकार मोनिस फारूकी अपनी पुस्तक द प्रिंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि औरंगजेब ने अपने पुत्रों की निजी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाकर उनकी स्वायत्तता को कमजोर कर दिया था। इतिहासकार ऑन्ड्री ट्रैशके के अनुसार 1700 आते आते औरंगजेब अपने पोतों को अपने बेटों की तुलना में अधिक महत्व देने लगे थे, जिससे उनकी स्थिति और भी दुर्बल हो गई थी। वे कई बार अपने दरबारियों को अपने पुत्रों से अधिक तवज्जो देते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब उनके मुख्य वजीर असद खां और सैन्य कमांडर जुल्फिकार खां ने उनके सबसे छोटे पुत्र कामबख्श को गिरफ्तार कर लिया। कामबख्श का अपराध यह था कि उन्होंने औरंगजेब की अनुमति के बिना मराठा शासक राजा राम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। राजा राम छत्रपति शिवाजी के पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई थे। बढ़ती उम्र के साथ औरंगजेब की जिंदगी में अकेलापन और दर्द गहराता जा रहा था। उनके अपने ही एक एक करके दुनिया छोड़ते जा रहे थे। मार्च 1705 में गुजरात में उनकी बहू जहानजेब बानो का निधन हो गया। इससे पहले 1704 में उनके विद्रोही बेटे अकबर द्वितीय की मृत्यु ईरान में हुई थी। 1702 में उनकी प्रिय बेटी और कवयित्री ज़ेब-उन-निसा भी चल बसीं। शाहजहां के बच्चों में से सिर्फ गौहर आरा जीवित बची थी, लेकिन जल्द ही उनकी भी मृत्यु हो गई। इस दुखद घड़ी में औरंगजेब ने कहा, अब शाहजहां की संतान में केवल मैं ही बचा हूं। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका।
1706 में उनकी बेटी मेहर उन निसा और दामाद इजीद बख्श भी दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अंतिम घड़ियों से पहले ही उनके पोते बुलंद अख्तर की मृत्यु हो गई थी। उनके 2 और पोते भी चल बसे, लेकिन उनके दरबारियों ने यह खबर उनसे छिपा ली, क्योंकि वे जानते थे कि यह सदमा औरंगजेब के लिए असहनीय होगा। आखिरकार औरंगजेब ने अहमदनगर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। इतिहासकार स्टैनली लेन पूल अपनी पुस्तक औरंगजेब एंड द डिके ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, औरंगजेब की लंबी गैर मौजूदगी के कारण उत्तर भारत में अस्थिरता फैल गई। राजपूतों ने खुलकर विद्रोह कर दिया। आगरा के पास जाटों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और मुल्तान के आसपास सिखों ने मुगल शासन को चुनौती देना शुरू कर दिया। मुगल सेना निराश और हतोत्साहित महसूस करने लगी। इसी दौरान मराठों ने भी गुरिल्ला युद्ध तकनीकों से मुगलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सत्ता के संघर्ष के चलते औरंगजेब ने अपने सभी पुत्रों को अलग अलग भेज दिया। उसे डर था कि वे वही करेंगे जो उसने अपने पिता शाहजहां के साथ किया था। इतिहासकार अब्राहम इराली अपनी पुस्तक द मुगल थ्रोन द सागा ऑफ इंडियाज ग्रेट एम्परर्स में लिखते हैं, औरंगजेब के अत्यधिक विस्तार ने मुगल सत्ता को सुदृढ़ करने के बजाय कमजोर कर दिया। साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया। अंततः यह अपने ही भार तले दबने लगा। यहां तक कि औरंगजेब ने स्वयं कहा, मेरे बाद अराजकता होगी। औरंगजेब के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसके उत्तराधिकारी का चयन। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि दावेदारों की स्थिति जटिल थी। मनुची लिखते हैं, गद्दी के हकदारों में बादशाह के बेटे थे जो खुद बुजुर्ग हो चले थे। फिर उनके बाद उनके पोतों का नंबर आता था, जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और वे 45 की उम्र पार कर चुके थे। इसके अलावा औरंगजेब के परपोते भी इस दौड़ में शामिल थे, जिनकी उम्र 25 से 27 साल के बीच थी। लेकिन बादशाह की गद्दी पर बैठने का मौका सिर्फ एक को ही मिल सकता था। सत्ता की इस जंग में बाकी लोगों को या तो अपने अंग कटवाने पड़ते या अपनी जान गंवानी पड़ती। साल 1705 में मराठों के खिलाफ संघर्ष जारी था। इसी दौरान औरंगजेब ने मराठा किले वागिंजेरा पर जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को विश्राम देने के लिए कृष्णा नदी के पास एक गांव में डेरा डाल दिया। यहीं पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अक्टूबर 1705 में उन्होंने दिल्ली लौटने का विचार किया, लेकिन सफर अधूरा रह गया। उनकी हालत नाजुक थी और इस वजह से वे अहमदनगर की ओर बढ़े। यह स्थान उनके जीवन की आखिरी मंजिल साबित हुआ। 14 जनवरी 1707 को 89 वर्षीय औरंगजेब दोबारा बीमार पड़े। कुछ दिनों में उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और उन्होंने दरबार लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका अंत निकट है। इसी बीच उनके बेटे आजम की बढ़ती अधीरता और महत्वाकांक्षाएं औरंगजेब के मन को बेचैन कर रही थीं। सत्ता की इस विरासत को लेकर घमासान शुरू होने वाला था और बादशाह जानता था कि उसकी मृत्यु के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं, 4 दिन बाद औरंगजेब ने अपने बेटे आजम को मालवा का गवर्नर नियुक्त कर वहां भेजने का निर्णय लिया। हालांकि चतुर शहजादे ने यह भांप लिया कि उनके पिता की स्थिति गंभीर होती जा रही है, इसलिए उसने तुरंत जाने के बजाय कई स्थानों पर ठहरते हुए धीरे धीरे यात्रा की। अपने बेटे को भेजने के 4 दिन बाद सम्राट को तेज बुखार ने घेर लिया, लेकिन गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने हठपूर्वक राज दरबार में उपस्थित होने का निर्णय लिया। इस कठिन अवस्था में भी उन्होंने दिन में 5 समय की नमाज पढ़ना जारी रखा। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटों को 2 महत्वपूर्ण पत्र लिखे। इसमें उन्होंने उल्लेख किया, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों सत्ता के लिए संघर्ष न करो, लेकिन मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे जाने के बाद रक्तपात अवश्यंभावी होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह तुम में अपनी प्रजा के हित में कार्य करने की भावना उत्पन्न करे और तुम्हें एक योग्य शासक बनने की क्षमता प्रदान करे। औरंगजेब
जिनका शासनकाल लगभग 5 दशकों तक चला, अपने जीवन के अंतिम दिनों में बेहद कमजोर हो चुके थे। कहा जाता है कि एक सुबह जब उन्होंने नमाज अदा की और तस्बीह के दाने गिनने लगे, तो धीरे धीरे उन पर बेहोशी छाने लगी। सांस लेना उनके लिए कठिन होता जा रहा था, लेकिन उनके कमजोर होते हाथों से तस्बीह छूटी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका निधन जुमे के दिन हो, और संयोगवश उनकी यह इच्छा पूरी भी हुई। मृत्यु से पहले औरंगजेब ने यह वसीयत की थी कि उनका अंतिम संस्कार सादगी से किया जाए। वे चाहते थे कि उन्हें किसी महंगे ताबूत में नहीं, बल्कि साधारण तरीके से जमीन में दफन किया जाए। उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद उनका बेटा आजम शाह वहां पहुंचा। उसने अपनी बहन जीनतुन निसा बेगम को सांत्वना दी और फिर अपने पिता के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले गया। आखिरकार औरंगजेब को दौलताबाद के पास खुल्दाबाद में सूफी संत शेख जैन उद्दीन की कब्र के पास दफनाया गया। औरंगजेब ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में शाह आलम मुअज्जम को चुना था, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद उसका बेटा आजम शाह वहां पहुंचा और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद उसने अपनी सत्ता को औपचारिक मान्यता दिलाने के लिए आगरा की ओर कूच किया। इतिहासकार मनुची के अनुसार शाह आलम को भी अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, जिसके बाद उसने भी आगरा की ओर प्रस्थान किया। वह अपने भाई आजम से पहले आगरा पहुंचा, जहां जनता ने उसका भव्य स्वागत किया। इसके बाद जाजऊ में दोनों भाइयों की सेनाएं आमने सामने आईं। यह वही स्थान था जहां वर्षों पहले औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ था। इस संघर्ष में शाह आलम को विजय मिली और 20 जून को उसने आधिकारिक रूप से राजगद्दी संभाल ली। शाह आलम के हाथों में जाने से पहले पराजित आजम शाह ने कटार से आत्महत्या कर ली। औरंगजेब की मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1712 में शाह आलम का भी निधन हो गया। 1712 से 1719 के बीच केवल 7 वर्षों में 4 मुगल शासक सत्ता पर बैठे, जबकि इससे पहले के 150 वर्षों में केवल 4 बादशाहों ने शासन किया था। समय के साथ मुगल साम्राज्य की पुरानी शान फीकी पड़ने लगी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार अपनी उपलब्धियों के बावजूद औरंगजेब राजनीतिक रूप से सफल शासक नहीं था। मुगल साम्राज्य के पतन की पूरी जिम्मेदारी केवल उसकी नीतियों पर डालना उचित नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि उसने इस गिरावट को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने बीते वैभवशाली युग की छाया में शासन करने की कोशिश की। लगभग 150 वर्षों तक जैसे तैसे अस्तित्व बचाने के बाद 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ इस वंश का अंत हो गया। इतिहास केवल बीते हुए कल की कहानियां नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए सीख भी है। जैसे मुगल साम्राज्य कभी अपनी बुलंदियों पर था, लेकिन समय के साथ इतिहास के पन्नों में सिमट गया। ऐसे ही और भी अनसुने, रोचक और रोमांचक किस्से जानने के लिए ऑफिशियल हिस्ट्री आवर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई ऐतिहासिक कहानी मिस ना हो। फिर मिलेंगे इतिहास की एक और दास्तान के साथ। धन्यवाद।